हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर करने वाले हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए, आपसे जो आगे क्लास चल रही है, मतलब जिस क्लास की एक दो क्लासेस आपसे आगे हैं, तो मैंने उसको एक क्लास पीछे कर दिया है। अब आपकी आज एक क्लास हो जाएगी, तो उनकी थर्मोडायनेमिक्स की दो क्लासें हो जाएंगी। आज आपकी ये खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास आपकी थर्मोडायनेमिक्स की होगी और उनकी नेक्स्ट क्लास दूसरे लेक्चर की होगी थर्मोडायनेमिक्स। तो आप सिर्फ एक लेक्चर पीछे रह जाएंगे, तो हम लगभग बराबर हो जाएंगे, है ना। एक आधा लेक्चर आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उन लोगों को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, आपको सही स्पीड से रख रहे हैं, नो वरी। तो देखिए भाई, अब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है भाई। तो यहाँ पर मैंने चीज लिख रखी है, इन्होंने इंटर कन्वर्जन बता रखा, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.01325 बार होता है। 1 एटीएम में 760 मर्करी या टोर भी होता है। 1 बार के अंदर 750, वो देखिए वो 760 है एटीएम, और बार है 750 मर्करी और टोर दोनों एक ही बात है। और 1 बार के अंदर इतने पास्कल होते हैं, 1 लाख पास्कल। जो 1 पास्कल होता है एक्चुअल में, पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, समझ में आया है सबको। यस सर। अब पास्कल बहुत छोटा था, तो इसको बड़ा बनाया गया। कितना बड़ा, ये 10⁵ पास्कल, मतलब 1 लाख पास्कल को हमने लिया, एक बार बोल दिया। अब हमने इसको मान लिया एसआई यूनिट। यस, क्लियर है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसको माना था पास्कल। चलो ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम ये आई कि जनरली जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होती है, सभी कैलकुलेशन। और ये है पास्कल, ये बार है। तो एटमॉस्फेयर और बार के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो भाई एटमॉस्फेयर 1.01325 बार होता है। तो ये रिलेशन पता लग गया। सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, ये रिलेशन पता लग गया। अब रिलेशन पता लगने के बाद क्या हुआ, हमने रिलेशन तो निकाल लिया। अब बड़ी बात आई आगे, सामने एक और चीज आ गई कि भाई क्या सभी हर बार बार प्रेशर को फिक्स करके सारी कैलकुलेशन करें। एटमॉस्फेयर तो फ्री में मिल रहा है, आप टेस्ट ट्यूब ओपन है आपकी, उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने पिस्टन लगा दिया, फ्री पिस्टन ऊपर नीचे अपने हिसाब से घूम सकता है। तो जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है पिस्टन के ऊपर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमें ना चेंज करना ना कुछ करना, हमारा काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो। बट बार के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर उसके थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करते रहे, है ना। ये करना हमेशा हर बार पॉसिबल नहीं है, सबके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने एटमॉस्फेयर को भी स्टैंडर्ड मान लिया, दोनों को स्टैंडर्ड मान रहा है। फिर यूज किसको करते हैं, डबल स्टैंडर्ड हो गया केमिस्ट्री के साथ। फिर यूज किसे करें भाई, दोनों स्टैंडर्ड है तो यूज तो कोई एक होगा, ये तो डेफिनेट बात है। कौन सा यूज होता है, तो देखिए आज भी हम यूज करते हैं एटमॉस्फेयर को। यूज तो एटमॉस्फेयर को ही करते हैं। अगर प्रेशर दिया है तो जो दे रखा वही यूज करना पड़ेगा, नहीं दिया तो एटमॉस्फेयर ही यूज होगा। समझ में आ गया। हाँ, आंसर अगर आप ऐसा यूनिट में निकालना चाहें तो बार में निकालिएगा, अगर उसने आंसर ऐसा यूनिट में पूछा है तो। यस, क्लियर। और ये सारे इंटर कन्वर्जन डाटा याद होना चाहिए। ये फर्स्ट लेसन का काम है, इस लेसन का काम नहीं है। दिस इज वर्क फॉर मोल कॉन्सेप्ट। आता है सबको मोल कॉन्सेप्ट, यस सर। यस सर। है ना। वो किया होगा आपने, तो ये मोल कॉन्सेप्ट में ये डेफिनेटली इंटर कन्वर्जन सीखे होंगे। तो यहाँ पर भी वही है। और इसकी वजह से एसटीपी की वैल्यू भी चेंज हुई है। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दो दो वैल्यूज है, 22.4 लीटर और 22.7 लीटर। बार होगा तो 22.7, यहाँ पर यही दे रखा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो 22.4 लीटर आएगा। ठीक है। अब 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो पास्कल ही एक्चुअल में असली यूनिट होता है इसका, एसआई यूनिट प्रेशर का। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, 1 एटीएम में 1.01325 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट बन गया। 1 एटीएम में इतने एसआई यूनिट के बराबर होते हैं। वही इंटर कन्वर्ट कर रखा है इसको बार और उसमें पास्कल में। खैर आगे देखते हैं। बॉयल्स लॉ बाई P1 V1 P2 V2, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ V1 बाई T1 V2 बाई T2। नेक्स्ट गेल-लुसाक लॉ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगैड्रो लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल nRT। ये सारी चीजें आपको आती हैं ऑलरेडी। तो PV इक्वल nRT में P निकालेंगे, nRT बाई V आ जाएगा। N बाई V क्या होता है भाई, N नंबर ऑफ मोल है, गिवन मास बाय मोलर मास। M बाय M लिख सकते हैं इसको। तो गिवन मास, मास बाय वॉल्यूम, तो देखिए ये D बन गया मास बाय वॉल्यूम। समझ में आया भाई, ये मास और ये वाला वॉल्यूम, ये दोनों बना देंगे D। नीचे M का M रहा, DRT। तो यानी ये भी हम फॉर्मूला कर चुके हैं, अगर याद हो तो, D फॉर डेंसिटी,
ठीक है, ग्राम पर लीटर में है डेंसिटी, ये भी याद रख लेना इस फॉर्मूला में। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. पीएम इक्वल डी आर टी होता है, पीवी इक्वल एन आर टी होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हम कर चुके हैं अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डाल्टन पार्शियल प्रेशर ला क्या कहता है, P1 P2 P1 P, ये सारे का टोटल जो हो टोटल प्रेशर होता है, सीधी सी बात। लेकिन एक और है डाल्टन ला, वो क्या कहता है, P जो है वो इक्वल होता है P, किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर निकालना हो यानी इंडिविजुअल प्रेशर, तो कैसे निकलेगा P1, कोई चीज मान लो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है कोई गैस, दो गैसें उसमें किसी गैस में, तो P1 गैस जो होगी उसका प्रेशर क्या होगा, जो टोटल प्रेशर है मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन से, x1 से, जो इसका मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके भी इंडिविजुअल प्रेशर निकाला जा सकता है। यस क्लियर है, ये भी हम कर चुके हैं पहले फॉर्मूला। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सीधे फॉर्मूले बता रहा हूँ। और एक चीज बता देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट नेक्स्ट डे उसका टेस्ट था, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट था, किसका, इसी स्टेट ऑफ मैटर का। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने कहा बेटा सीधा एक्सरसाइज करते हैं। कहता सर हो जाएगी, मैं कहा करवा देंगे, टेंशन क्यों ले, सीधे फॉर्मूले बताए, सीधे न्यूमेरिकल निकलवा दिए मैंने, 10-12 न्यूमेरिकल निकलवाए थे, बाकी के बोला आप घर से कर लेना, 7-8 और सॉल्यूशंस उसके पास थे, सारे करके लेके गया वो, रिटर्न हैंड रिटर्न हाथों से करके। टेस्ट में 20 में से 18 नंबर आए थे उसके, सोच लीजिए। समझ में आ रहा है? तो अब भी लास्ट मौका है इस लेसन के लिए, सभी लेसन पे ये बात अप्लाई नहीं होती, लेकिन इस लेसन पे ये बात अप्लाई होती है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो ये डेफिनेटली काफी अप्लाई होती है इस लेसन। यस क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। ग्राम्स ला देखिए क्या कहता है, ड्राई, हाँ एक और चीज है, ड्राई गैस, ये P1 जो है वो ड्राई गैस, P ड्राई, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होता है पता है, टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को निकाल दीजिए, क्योंकि पानी की वाटर वेपर का प्रेशर है। हाँ वाटर वेपर का प्रेशर, ये होता है क्या, एक्वस टेंशन। तो पानी की जो एक्वस टेंशन है उसको माइनस करने पर टोटल प्रेशर में से हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाता है। ग्राम्स ला देखिए क्या होता है भाई, ग्राम ला में पता R1/R2, रेट, रेट मतलब जिस स्पीड से कोई गैस बाहर निकल रही है। इसमें से आप लोग जो सैंड, डिओड्रेंट या अटरम पटरम लगाते हैं और सारा दिन स्मेल मारते रहते हैं, है ना, बहुत से लोग लगाते होंगे आप लोगों में से, कितने बच्चे लगाते हैं भाई, सभी यूज करते हैं डिओड्रेंट? नो सर। कुछ तो कुछ तो पक्का यूज करते होंगे। तो मैं आपको एक ड्रॉबैक बता देता हूँ इन चीजों का। देखिए यूज कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कौन सा स्मेल आने वाली है ना, नहा लेंगे तो स्मेल वैसे ही नहीं आएगी, तो छुपाना नहीं पड़ेगा। तो जो बच्चे यूज करते हैं वो नहा भी ले, ठीक है है ना। तो भाई सिंपल बात, नहा लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप नहीं नहाना चाहते और डिओड्रेंट वगैरह या परफ्यूम वगैरह लगाना चाहते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए, लेकिन उसको कभी बॉडी से टच मत करवाइएगा, कपड़ों पर यूज कीजिए ओनली। स्मेल अगर पसंद है, बहुत से लोगों को स्मेल पसंद होती है, मजाक की और बात है, लेकिन बहुत से लोगों को स्मेल पसंद होती है। तो अगर आपको कोई स्मेल पसंद है और आप कहते हैं कि मेरे को तो डिओड्रेंट या स्मेल, ये इत्र या परफ्यूम लगाना ही लगाना है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक LA है, लैब असिस्टेंट, ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ से मैं PhD परस्यूइंग कर रहा हूँ। तो वो, उसको स्मेल का बड़ा शौक है, सारा दिन महकता रहता है, सुबह लगा के आता है, दोपहर को फिर से सेंट लगा के आता है, ठीक है, फिर दोपहर के बाद शाम से को चाय पीने जाता है, फिर से लगा के आता है, उसकी खुशबू कम ही नहीं होती महाराज, समझ रहे हो। तो वो लोगों को शौक होता है, सबको हो सकता है, बट बॉडी पर मत लगाइए, क्योंकि ये सब केमिकल से मिलकर बने होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ना इन चीजों से नफरत हो जाती है, आपको भी नफरत हो जाएगी, मेरे को तो वैसे ही नफरत है, मैं तो शुरू से नहीं लगाता कभी, मैंने आज तक कभी परफ्यूम वगैरह यूज नहीं किया बॉडी पर, कभी नहीं, है ना। हाँ कोई दूसरा महक रहा हो तो मैं साथ में बैठा हूँ तो मेरे तो वो सिर में भी चढ़ने लग जाता है, बहुत से लोगों के सिर में चढ़ता भी है। यस सर। हाँ यस सर, है होता ना। है। बहुत तो गंदा होता है, डिफरेंट गंदा लगता तो कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, उनको हैबिचुअल हो जाते हैं वो। खैर आप भी अगर 4 दिन उस बंदे के साथ रहेंगे, 5वें दिन आपको भी हैबिचुअल हो जाएगा, 1-2 दिन चढ़ती है उसमें, शुरू शुरू में और लगता है। तो उनको कभी भी बॉडी के ऊपर टच मत कीजिएगा। आप लोग देखते होंगे, गर्ल्स के लिए भी आते हैं, बॉयज के लिए भी आते हैं, वो अंडर आर्म पे लगाते हैं बॉयज, और अंडर आर्म पे लगाने के बाद में वो अंडर आर्म अंदर से काली हो जाती है, ब्लैक, फिर वो हीरोइनें वो दिखाती हैं अंडर आर्म कर करके कि ये देखो ये लगाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई स्क्रबर लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, मत यूज कीजिए इन चीजों को, केमिकल्स हैं, हार्डली केमिकल्स हैं,
तो आप ऐसे लगा रहे हो, इसकी बजाय कपड़ा है ना, टी शर्ट डाल रखी है, कुछ और डाल रखी है, उसके ऊपर डायरेक्ट यूज करो सेंट, नहीं आएगी स्मेल, बिल्कुल नहीं आएगी। और नहा लो, 2 बार नहा लो, सबसे अच्छा, बिल्कुल नहीं आएगी स्मेल, है ना। और वैसे भी पैसे भी बचेंगे सर। बॉडी फ्रेगनेंस जो होती है ना इंसान की, वो बहुत अच्छी होती है, पता है, बॉडी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है इंसान की, अगर आप नेचुरली उसको लें। हाँ, कुछ लोगों की बॉडी फ्रेगनेंस में स्मेल हो जाती है, ठीक है, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि आप परफ्यूम लगाइए। जिनके बॉडी मतलब स्वेट जो पसीना निकलता है उसमें स्मेल नहीं है, तो उन लोगों को मैं 100% बोलता हूँ कि उनकी खुद की एक बॉडी की बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, और बंदे को वो बहुत अच्छी लगती है सबको। उसको कभी भी यूज मत करो अगर आपकी बॉडी की स्मेल अच्छी है तो, मतलब आपकी स्मेल नहीं, बदबू नहीं आती ना, बैड स्मेल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर भी कई कंडीशंस में नहाए नहीं होते, कपड़े नहीं धोए होते, और अगर आप बिना कपड़े धोए नहाए और आपको ठीक जगह पर जाना है तो कभी कभी हो सकता है लगाना पड़े, तो फिर बॉडी पर टच मत कीजिए, कपड़ों तक रहने दीजिए, सीधी बात, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और इत्र यूज कीजिए अगर करना है तो कपड़ों पर भी, इत्र की स्मेल कई दिन तक नहीं जाती, जब तक कपड़ा धोएंगे नहीं आप तब तक नहीं जाएगी, धोने के बाद भी थोड़ी बहुत रह जाती है, समझ गए। सब केमिस्ट्री है बेटा, सारे केमिकल्स हैं, याद रखना। तो इसकी जो परफ्यूम में से जो बाहर निकलता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है D2/D1, यानी ये डेंसिटी है दोनों की, है ना, वेपर डेंसिटी, दैट इज D इज द वेपर डेंसिटी, ठीक है। M2/M1 मोलर मास है, V1 T1 V2 T2 ये उल्टा दिखा रहे हैं, है ना। तो V1 जो है वॉल्यूम ऑफ गैस 1 है, T1 जो है टाइम है, ठीक है, V2 वॉल्यूम ऑफ गैस 2 है, T2 जो है वो टाइम है। यस, क्लियर है सबको। तो ये इकट्ठे सीधे सीधे डिफ्यूजन, ग्राम डिफ्यूजन के लॉ बता रखे हैं, बहुत काम की चीजें। इसका एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ था ग्राम डिफ्यूजन लॉ पे, ये इतना सा यूज करना था, इतना सा, 2000 पता नहीं 21 या 22 था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक थ्योरी, तो इसी में ना, इफ टू गैसेस डिफ्यूज अंडर डिफरेंट प्रेशर, अगर उन दोनों गैसेस का प्रेशर अलग है, ये तो रेट अलग अलग है ना किसी गैस का, तो यहाँ पर दोनों गैसेस के अगर प्रेशर अलग है, डेंसिटी अलग होने की वजह से रेट अलग हो गया, यहाँ प्रेशर अलग है, तो प्रेशर अलग होगा तो क्या होगा, R1/R2 P1/P2, सिंपल। M2/M1 सेम है, P1/P2 सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई में D2/D1 आ जाएगा, यानी इसके मल्टीप्लाई में M2/M1, इसके मल्टीप्लाई में D2/D1, यानी वही चीज इन दोनों को इकट्ठा लिख रखा है, लेकिन साथ में P1 P2 लगा रखा है, बस क्लियर है, समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है, PV इक्वल 1/3 मनु स्क्वायर, 1/3 मनु स्क्वायर, U जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी हम इसको डिराइव भी कर चुके हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, तो आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी 2/3 nRT, 2/3 nRT, यस, क्लियर है सभी को। तो काइनेटिक एनर्जी 2/3 nRT है, nRT की जगह पर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की जगह ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एवोगाड्रो मोल्स और एवोगाड्रो नंबर ले रखा है n नोट, तो 3/2 kT बन जाता है। अब यहाँ पर k क्या है, k जो है वो R/n नोट है, बोल्टमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, R गैस कांस्टेंट, n नोट एवोगाड्रो नंबर, इन दोनों का डिवाइड बोल्टमैन कांस्टेंट होता है, 1.38 समथिंग वैल्यू आती है इसकी। यस, याद है सबको। यस सर। ठीक है, वंडर वाल इक्वेशन देखिए, P प्लस n²/v² मल्टीप्लाई में v माइनस एन बी इक्वल nRT, n नहीं है तो ये इक्वेशन ऐसी नजर आएगी, ठीक है, n² कट गया, तो दो जगह पर n है और एक जगह पर n² है, नीचे v² है, जहाँ n² है वहाँ v² भी है, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका, बाकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको याद हो ही जाएगी। n² a/v² क्या होता है भाई, यहाँ पर ये प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर एंड कॉल्ड प्रेशर कोरेक्शन, इसको प्रेशर कोरेक्शन बोलते हैं। ये इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस है, प्रेशर कोरेक्शन, प्रेशर में कुछ कोरेक्ट किया हमने, फिर वॉल्यूम में कुछ करेक्ट किया NB के अंदर। तो A क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आप अच्छे से जानते हैं। B जो है, B वॉल्यूम कोरेक्शन है, N इंटू B, तो B की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू V, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज B। यस, क्लियर है बेटा, ये हम कर चुके हैं सारी चीजें। ए के यूनिट है एटम, एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और बी के यूनिट होते हैं लीटर पर मोल। हाँ भाई, क्लियर है। याद रखिएगा, यूनिट बड़े काम के हैं, कई बार यूनिट बता रखा होता है, ये नहीं बताता वो बी है, कुछ नहीं बोलेगा वो, कह देगा कि सीधा सीधा ये एक चीज है, ऐसा बोलेगा कुछ,
दिस इज समथिंग अबाउट द आइडियल रियल गैस। फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इक्वल पीवी बाय एनआरटी है, ये भी पता आप लोगों को, जेड की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस है, 1 नहीं है तो नॉन आइडियल गैस है बस। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है अभी, टेम्परेचर एट विच गैस ओबे गैस लॉज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, पर्टिकुलर प्रेशर रेंज के ऊपर वो गैस के लॉज को फॉलो करती है, उस टेम्परेचर वो बॉयल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन क्या चीज है भाई, ये मैंने आपको बोला था ये आपके सिलेबस के अंदर आईआईटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ये आते हैं तो मैं वहीं पर आपको करवा दूंगा, याद है ये बात मैंने बोली थी, यस है ना। तो यहाँ पर आपके आ गया गामा, गामा क्या होता है, यही होता है सरफेस टेंशन, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा जी महाराज, है ना। गामा, गामा तो जैसे ये क्या बोलते हैं इनको, ये बहुत सारे टीवी में नहीं आते बाबे, है ना, गामा गुरुजी, गामा 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 गामा, वैसा ही कुछ मेरे को ऐसा ही लगता है कि किसी गुरु का नाम होना चाहिए गामा, बड़ा जल्दी फेमस होएगा वो। आपको पता हो हमारे यहाँ इंडिया में एक गामा पहलवान था, गामा पहलवान, वो कहते हैं किसी से हारा नहीं था अपनी लाइफ में। यस सर, सुना है ना, वो बाद में वो शायद पाकिस्तान चला गया था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद वो पार्टीशन हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया था, उसके बाद में उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो बंदा रह गया था वो एक वो था, एक और गामा पहलवान के जैसा ही बंदा था, क्या नाम था, दारा सिंह, सुना नाम। यस सर, यस सर, सुना है। यस सर। दारा सिंह भी कहते हैं अपनी लाइफ में कोई मतलब वो नहीं हारा नहीं था कोई भी फाइट, और जानते हैं उसने अपने से डबल वजन के पहलवान, योकोचुनो नाम था उस पहलवान का, पता नहीं क्या या ऐसा ही कुछ नाम था योकोचुनो, उस पहलवान का, अपने से डबल वजन के पहलवान को उठा के दारा सिंह ने रिंग से बाहर फेंक दिया था। 500 से ज्यादा फाइट करी है दारा सिंह ने और एक भी नहीं हारा, सब नॉकआउट, सब जीता है ना कमाल। किस्मत भी अच्छी होगी, मेहनत तो होगी डेफिनेटली, लेकिन किस्मत भी अच्छी थी कि एक भी नहीं हारा। वरना ऐसा होता नहीं है। एक और बंदा है अपने यहाँ पे इंडिया में जो आज तक शतरंज में एक बार हारा है, सिर्फ एक बार, पता है, विश्वनाथन आनंद, नाम सुना है। यस सर। उस बंदे, विश्वनाथन आनंद है, शतरंज का मतलब बादशाह बोलते हैं उसे, ग्रैंड मास्टर जो भी कह लो, बादशाह बोलते हैं उसे। और वो बंदा अपनी लाइफ में एक ही बंदे से एक ही बार हारा है, दोबारा तो उसने उसको हरा दिया था। और जानते हो जनरल नॉलेज की बुक्स में ये याद करवाया जाता है कि विश्वनाथन आनंद किससे हारा था। समझ रहे हो बात, कमाल नहीं है, एक बार हारा सिर्फ, और उसको भी याद करवाया जाता है बच्चों को कि भाई ये इससे हारा था गलती से एक बार, ये वो बंदा था जिसने एक बार हरा दिया। दारा सिंह तो एक बार भी नहीं हारा, तो उसके लिए तो ये ऑन नॉकआउट रिकॉर्ड दिखा जाता है कि इंडिया का ऐसा बंदा था जो एक बार भी नहीं हारा। समझ गए, है ना कमाल। यस सर, यस सर। तो इंडिया में एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं। और मेजर ध्यानचंद, जिसकी वजह से हॉकी को इंडिया का यस सर, नेशनल गेम घोषित किया गया है, वो बंदे का बड़ा जादूगर, उसको हॉकी का जादूगर बोलते थे, पता है यस सर। क्यों बोला करते थे, पता है उसको, एक तो बार उसने प्रैक्टिस कर रखी थी, उसका गोल कभी मिस ही नहीं होता था। गोल नहीं, एक और चीज बताता हूँ, वो ना जैसे ऐसे सामने से बॉल आ रही है, उसने ऐसे हॉकी उठाई और बॉल को ऐसे ऐसे चिपका लेता था और आराम से नीचे से यूं पकड़ के आराम से ऐसे नीचे उतारता था। सामने से बहुत जोर से बॉल आ रही है, उसने ऐसे हॉकी उठाई, बॉल को टच किया और बॉल को आराम से नीचे उतार लिया। और बॉल जब ऐसे ऐसे घुमाता था हॉकी के साथ, तो पता हो ऐसे लगता था कि उसकी हॉकी से बॉल चिपकी हुई है, उसने कुछ जादू कर रखा है। इंग्लैंड के साथ एक बार मैच था, तो ड्यूरिंग द मैच इंग्लैंड वाले प्लेयर ने शिकायत कर दी, कहते ये बंदा गड़बड़ है, कहता इसकी हॉकी में कुछ कुछ कर रखा है, इसने कुछ जादू कर रखा है, टोना टूना कर रखा है कुछ। उसकी हॉकी 2 बार बदलवा दी उन्होंने, कहता तेरे वाली दे दे। उससे भी वो तो वही कर रहा है, उसके हाथों की कलाई की जादूगरी थी भाई, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम का एक प्रैक्टिस मैच था, उसमें ना इंग्लैंड वाले क्रिकेटर जो थे वो हॉकी वालों के साथ खेल रहे थे क्रिकेट मैच। तो मेजर ध्यानचंद, बाकी सारे आउट हो गए, मेजर ध्यानचंद आया, तो उसने क्रिकेट मैच खेल रहा था, खेलते खेलते और उसने शॉट लगाया, काफी सारे शॉट लगाए, उसके बाद में वो जीत गए, मेजर ध्यानचंद की वजह से जीत गए। तो उससे किसी ने पूछ लिया, किसी प्लेयर ने, कहता यार तू तो हॉकी का प्लेयर है, तेरे को क्रिकेट कैसे आता है, और तू हमसे जीत गया, कमाल कर दिया तूने, तो तू क्रिकेट में आ जा। तो जानते उसने क्या जवाब दिया था, कहता 2 इंच की फट्टी, हॉकी 2 इंच की होती है चौड़ाई में, 2 इंच की फट्टी से, हॉकी से मैं बॉल को निकलने नहीं देता हूँ, बहुत स्पीड से बॉल ऐसे आते ना, वो देखो ऐसे हाथ करता था, यूं दूर से ऐसे हाथ करता था, इधर हाथ करता था, हॉकी पकड़ के ऐसे, और बॉल को इधर खींच लेता था, मतलब दूर से बॉल को वहां पर जोर से जा रही है, जैसे बॉलर होता है ना कैच पकड़ते हैं जब वो
यस सर। भाग के जाते हैं, दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। वो ऐसे हॉकी को आगे कर देता था और वापस अपने पास ले आता था, मतलब ऐसा लगता है जैसे चिपक गई बॉल और फिर आराम से नीचे उतार लेता था। इतना जबरदस्त वाली प्रैक्टिस थी। तो उसने बोला 2 इंच की हॉकी से मैं बॉल को नहीं जाने देता, ये तो 4 इंच का फट्टा है। बैट 4 इंच का होता है, कहता इससे बॉल विकेट तक कैसे जा सकती है, हाउ इट इज पॉसिबल। समझ गए? तो सोचिए Yes, sir. इतनी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके नाम पर, सिर्फ मेजर ध्यानचंद के नाम की वजह से हॉकी को हम नेशनल गेम मानने लग गए। क्योंकि आजकल जो सीन चल रहा है उस हिसाब से तो लोग क्रिकेट को ही नेशनल गेम मानते हैं। ज्यादातर को पता ही नहीं है हॉकी नेशनल गेम है, और खेलता भी नहीं है कोई। क्रिकेट हर गली में खेला जाता है, लेकिन उस एक बंदे ने काफी बार हमें वर्ल्ड कप जितवाया, और शायद 2 बार वर्ल्ड कप जिताया, पता नहीं 3 बार जितवाया। और उसके अलावा उसका लोहा विदेश भी मानते थे। जो हिटलर था ना, उसने भी मेजर ध्यानचंद को बोला था कि तू मेरी तरफ से आ जा, मेरे देश की तरफ से खेल हॉकी। वो भी फैन था हिटलर का, हिटलर उसका फैन था, मेजर ध्यानचंद का। तो ऐसी ऐसी बातें हैं भाई, खतरनाक लेवल वाले बंदे हमारे देश में हुए हैं। ऐसा हमारे देश वाले बंदों को कमजोर मत समझना। जो दारा सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, विदेशों में भी फाइट करके आया था बंदा। और जो विश्वनाथन आनंद की बात कर रहा हूँ, वो भी विदेशों में भी फाइट करके, विदेशों में भी उसने शतरंज के खेल खेले और जीते हैं सबसे। कभी हारा ही नहीं वो बंदा, एक ही बार हारा था। बाद में उसने दूसरे मैच में फाइनल में उसको हरा दिया था, ऐसा नहीं है, बस एक ही बार हारा, बस बीच में कहीं। अब फिर से हरा दिया, और दोबारा फिर हुआ, फिर से हरा दिया, फिर हर बार हराया ही हराया। लेकिन एक बार बेचारा हारा था, एक बार, और वो याद करवाया जाता है। तो ऐसा नाम होना चाहिए बेटा कि आपकी हार को भी लोग याद रखें कि भाई ये इस दिन हार गया, उस तरीके ये हार गया, ऐसा कुछ। और आप लोग मेहनत करने से डरते हैं सभी, है ना, जबकि वो मेहनत सब लोग करते हैं। उन्होंने सोचिए, सचिन तेंदुलकर सुबह 6 बजे ग्राउंड में जाता था, शाम को 8 बजे वापस घर आता था। कितने घंटे हो गए? 14 घंटे ग्राउंड में रहता था वो माशा, खाना भी वहीं खाता था। सोचो जरा, 14 घंटे, दिस इज 14 आवर्स ए डे। आप लोगों को कह दो कि सिर्फ 4 घंटे लगाने बेटा पर डे, नहीं लगाएंगे हम, है ना। पता नहीं कौन कौन सी तकलीफें होने लग जाती हैं, खुजली होने लग जाती है, कभी नोटबुक खत्म, कभी पेन खत्म हो गया, है ना, कभी पढ़ने का मन नहीं है, कभी किसी ने पानी का गिलास मांग लिया घर पे, पानी का गिलास मांग लिया, बस मेरी पढ़ाई खत्म, अब नहीं पढ़ूंगा मैं तंग हो गया। पानी का गिलास मांगने से तंग हो गया। तो वो जो जो महान नाम लेके बैठे ना, 14-14 घंटे वो ग्राउंड पे रहते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे। इतनी छोड़ो, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ पढ़ाई एक ऐसा जादू है, डेली सिर्फ 4 घंटे लगाने, लिख के 4 घंटे। मेरे पढ़ाने वाले वो काउंट मत करना, लिख के 4 घंटे उसको काउंट करना, सिर्फ वो लगा लो। जिंदगी में 2 साल ऐसा कर लो, उसके बाद आपके कोई सामने खड़ा हो जाए तो मेरे को बोलना, टेल मी कि सर हमने वो किया जो आपने कहा था, उसके बावजूद ये बंदा मुझसे ज्यादा कैसे जानता है। जैसे अर्जुन ने पूछा था ना द्रोणाचार्य से कि गुरुजी मैं आपसे शिक्षा ले रहा हूं और ये एकलव्य को मुझसे ज्यादा ज्ञान कैसे हो गया, और ये कह रहा है मैं द्रोणाचार्य से पढ़ता हूं, तो आप इसको मेरे से ज्यादा सिखा रहे हो। तो ये बात मुझे बोल देना कि सर सामने वाले बंदे को कैसे ज्यादा पता मुझसे, जबकि मैंने वही किया जो आपने कहा था। डेली 4 घंटे लगाए नोटबुक पे लिख के, याद किया उन चीजों को, फिर लिखा, गलती हुई तो दोबारा लिखा, और डेली 4 घंटे लगाए। तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे किसी का अंगूठा कटवाने की जरूरत नहीं है। ये फेक होगा, उस बंदे को आपसे नॉलेज हो ही नहीं सकती, ज्यादा एक गारंटी दे सकता हूँ। इक्विवेलेंट हो सकता है कोई भी आपके, बराबर हो सकता है, बट नॉलेज ज्यादा नहीं हो सकती किसी की। बराबर ऐसे हो सकता है अगर वो बराबर मेहनत करे तो। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर लगना शुरू करो, पढ़ना शुरू कर दो बस। तो देखिए भाई आगे, तो ये गामा जी हैं, ठीक है, गामा पहलवान के नाम से। फोर्स बाय लेंथ होता है, दैट इज सरफेस टेंशन। फोर्स बाय लेंथ ये क्या होती है? तो सरफेस टेंशन देखिए, सरफेस के ऊपर सभी मॉलिक्यूल्स जो है नीचे की तरफ, उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ उनको खींच रहे हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को। ऊपर से उनको कोई दबाव नहीं है, लेकिन बीच वाला एक एटम है उसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल बराबर खींच रहे हैं, इस पे चारों फोर्सेस बराबर लगती हैं। बट इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ सिर्फ ऊपर से नीचे खींचने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऊपर से यहाँ ऊपर की तरफ कोई इनको खींच नहीं रहा। इसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। समझ गए भाई? यस सर। इसी वजह से चोट लगती है हमें। तो जो सर्फ डालते हैं हम पानी में, साबुन घोलते हैं पानी में, उससे झाग आ जाता है, वो सरफेस टेंशन उसकी कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर झाग आ गया है। झाग ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ वैलेंसीज को अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट कर लेता है पानी के साथ, जिसकी वजह से उसकी सरफेस टेंशन 0 हो जाती है। और अब आप उस पानी में कूदेंगे, सर्फ वाले पानी में, ये लॉट्स ऑफ सर्फ होना चाहिए, लॉट्स ऑफ फोम होना चाहिए उसमें, काफी सारा। ये नहीं कि थोड़ा सा डाल दिया और उसके बाद आप उसमें कूद गए पेट के बल 10 फुट या 20 फुट से,
उसके बाद छाती पे चोट ऐसी लगेगी, पेट पे पेट फट जाएगा, इवन चेस्ट भी फट जाती है, जैसे डॉक्टर खोल देते हैं ना कटर मार के, वैसा होता है, याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए बेटा अब। तो भाई सरफेस टेंशन के बाद विस्कोसिटी आती है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी क्या होती है? गाढ़ापन, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, ये होती है विस्कोसिटी। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, sir. डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डिक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो कैसे डिक्रीज होती है भाई विस्कोसिटी? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो पतली हो जाएगी चीज और वो क्या करेगी? क्लियर है? जल्दी फ्लो करेगी। फ्लो को रेजिस्ट करना कैसे काम करती है विस्कोसिटी? तो देखिए यहाँ पर ना मैंने लेयर्स बना रखी हैं। पानी, मान लीजिए ये पानी आ रहा है, इतना मोटा पानी आ रहा है यहाँ से, इतना मोटा एक नल में से पानी आ रहा है, क्लियर है? तो इस नल के अंदर से जो पानी आ रहा है, ये इस मोटाई के अंदर नल के अंदर से जो पानी आ रहा है, उस पानी के अंदर जो सबसे नीचे वाली लेयर, पहली लेयर होती है पानी की जो दीवार के साथ चिपक जाती है, ये तो इसके मॉलिक्यूल तो आगे बढ़ते ही नहीं है। दूसरी लेयर पानी के ऊपर पानी फिसल रहा है, तीसरी लेयर उस पानी पे और स्पीड से पानी फिसल रहा है, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से अनगिनत लेयर्स होती हैं पानी की जो पानी की ऊपर चिपकती हैं। यानी जो आपकी पाइप है, पाइप के अंदर पहली लेयर पानी की चिपक जाती है पाइप की दीवारों के साथ। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. वो तो रुक जाती है वहीं पे। दूसरी लेयर जो है वो पानी की थोड़ी थोड़ी स्पीड से चलती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, वो और स्पीड और स्पीड और स्पीड, और जो सबसे बीच में लेयर होती है पानी की, सबसे मिडल में, वो सबसे ज्यादा स्पीड से चलती है। तो पानी इस तरह से फ्लो करता है, मतलब एक दूसरी लेयर के ऊपर पानी फिसलता है, इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अगर कोई फिसलने में किसी चीज के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो फिसलन कम होगी, जिसकी वजह से उसका फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसे बोलेंगे विस्कस। जैसा कि आप लोगों ने हनी देखा होगा, हनी, ज्यादा विस्कस, मोर विस्कस। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एफ जो फोर्स है भाई, ये भी फोर्स होता है, तो फोर्स जो है वो होता है ईटा, इसे एन, स्टाइलिश एन बोल सकते हो, ईटा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ईटा बोलते हैं इसे। तो ईटा ए डी यू बाई डी जेड ये होता है। तो ईटा जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ऑब्वियस है, कांस्टेंट लगा देंगे। ए क्या है? ए है फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए जो फोर्स लगती है उसको फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। एफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन। और डी यू बाई डी जेड जो है विस्कोसिटी ग्रेडियंट है। विस्कोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया और वॉल्यूम के बीच का पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है। तो सरफेस एरिया, अब यूं पूरा एरिया कौन नापेगा पानी का, वो तो चलता जा रहा लगातार। तो एक हमने मिनिमम एरिया और मिनिमम उसका वॉल्यूम का, सरफेस का टच का वो दिया है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी ग्रेडियंट। यस, समझ में आया? डी यू बाई डी जेड, क्लियर है? Yes, sir. छोटी सी यूनिट है ये, सरफेस एरिया और उसके फोर्स की कह सकते हैं, छोटी सी यूनिट है ना, वॉल्यूम और सरफेस एरिया की। अब आगे देखते हैं इसको भी। एक्सप्रेस फोर्स है तो फोर्स को एक्सप्रेस किस में करते हैं? पोइज के अंदर भी करते हैं और न्यूटन में भी करते हैं। तो पोइज के अंदर कैसे होता है भाई? 10 पर 10 kg पर मीटर पर सेकंड, पर 10 kg पर मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? 10 पावर -1 कह लीजिए, 10 पावर -1 kg पर मीटर पर सेकंड, दैट इज पोइज। 1 पोइज ये होता है। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, सीधा सीधा इसको न्यूमेरिकल आएगा, सीधा फॉर्मूले से निकालना और कुछ नहीं करना। हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू लीटर होता है, याद रख लेना, मैं काफी बार बता भी चुका हूँ। 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, 1 बार प्रेशर, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। मिनिमम प्रेशर, प्रेशर निकालना है, एक प्रेशर दिया है, दूसरा प्रेशर निकालना है, एक बार दिया है, ठीक है, और दूसरा वॉल्यूम भी दे रखा है, बार टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रेशर ये रहा 1 बार और ये मिनिमम प्रेशर निकालना है, 1 लीटर ये दे रखा है, दूसरा लीटर ये दे रखा है। तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम और, यानी देखिए जरा, वैसे इसको निकालने का सीधा तरीका बताता हूँ। किसी भी चीज को फाइंड आउट करना हो, पीवी इक्वल एनआरटी कर दो, एनआरटी, P1 V1, R और N कुछ नहीं है, T1 P1 T V1 T1 डिवाइड बाय P2 V2 T2। तो यहाँ पर NR और T2, NR से NR कट जाएगा, तो क्या आया आपके पास में?
P1 बाय V1 इक्वल P2 बाय V2 इक्वल होगा T1 बाय T2, यही होगा ना? क्लियर है? जो चीज कांस्टेंट उसको काट दो। जैसे यहां पर मैंने क्या देखा, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है 30 डिग्री है, तो टेम्परेचर को काट देता हूँ। एन और आर तो कांस्टेंट है, ये भी कट गए, क्या बचा? पहले मैंने इसको ये लिख दिया ना, देखो ये लिख दिया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के मल्टीप्लाई में 1 है, ये भी काट दिया मैंने, तो इक्वल 1 आ गया। तो P1 V1 इक्वल P2 V2। यस, क्लियर है? ये समझ में आया बेटा? यानी Yes. आप हर बार सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कीजिए और बाकी का सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जो चीज दे रखी है वो रख लीजिए, बाकी सब उसको उड़ा दीजिए आइडियल गैस इक्वेशन से। ये तो है सीधा तरीका, लेकिन इसके अलावा हम सीधा जैसे ये इन्होंने बोला वोयल्स लॉ अप्लाई करो, वोयल्स लॉ यही तो होता है P1 V1 इक्वल P2 V2, तो नाम ले दो लॉ का, या फिर आप सीधा इसको अप्लाई करके ये कांस्टेंट इसको काट दिया, P इक्वल nRT, बात खत्म। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन P1 V1 सब कुछ तो दे रखा है इसमें, है ना? सिर्फ एक P2 निकालना था। P1 की वैल्यू 1 बार थी, V1 की वैल्यू 500 डेसीमीटर क्यूब, V2 की वैल्यू 200 डेसीमीटर क्यूब। तो देखो एक चीज बताता हूँ, ये 500 डेसीमीटर क्यूब है, 200 डेसीमीटर क्यूब है, तो अगर हम कहीं इसको SI यूनिट में बदलें मीटर क्यूब में, नीड नोट, जब दो चीजें आपस में कट रही हैं, डेफिनेटली दोनों को आपने सेम यूनिट में लिया और वो कट रहे हैं, तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं SI यूनिट की, तब आप सेम ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमारे पास दूसरा प्रेशर आएगा 2.5 बार। याद रख लेना, लिख कर क्वेश्चन समझ में आ गए तो लिख कर, देख कर, या लिख कर ही, समझ कर ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a vessel of 120 ml capacity contain a certain amount of 35 डिग्री सेल्सियस 1.2 बार, 35 डिग्री सेल्सियस 1.2 बार प्रेशर, और वेसल की कैपेसिटी दे रखी है 120 ml, वॉल्यूम भी दे रखा है। गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, इस गैस को, इस वॉल्यूम को दूसरी वेसल जिसका वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर को भूल जाओ, वो तो कट ही जाएगा। एक ये वॉल्यूम है, एक ये वॉल्यूम है, ठीक है, और बार दे रखा है प्रेशर, बट विद द प्रेशर, प्रेशर निकालना दीजिए, सिंपल। तो देखिए है ना, प्रेशर दे रखा है 1.2 बार, दूसरा प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर दोनों सेम है, वॉल्यूम अलग अलग दे रखे हैं, तो वही फॉर्मूला P1 V1 P2 V2 सीधा सीधा लगेगा। यस, क्लियर है सबको? पीछे वाला ही बॉयल्स लॉ के ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, using the equation PV equal nRT, show that the temperature density of the proportional to the pressure, डेंसिटी जो है वो प्रेशर के कांस्टेंट है। वही Pm इक्वल DRT वाला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कह रहा है, PV इक्वल nRT, Pm इक्वल DRT, ये बनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला है, क्या कहा इसने, गिवन टेम्परेचर डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो देखिए ये डेंसिटी रही, ये प्रेशर रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है, बस यही तो प्रूव करना था। PV इक्वल nRT, यहाँ पर देखिए Pm इक्वल DRT है, तो कैसे निकाला हमने, D इक्वल Pm बाय RT, ऐसे निकाल सकते हैं। तो Pm बाय RT से N2 नहीं, ये कोई और सम कर रखा है यहाँ पे, तो देखिए इसमें कैसे किया, PV इक्वल nRT, PV इक्वल M बाय M, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू RT, V को इस तरफ ले आए, तो M बाय V क्या होता है भाई, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है, इसको डेंसिटी रख दिया, RT बाय M आ गया, Pm को उधर ले जाओगे तो M को उधर ले जाएंगे तो Pm इक्वल DRT, वही फॉर्मूला बन जाएगा, Pm इक्वल DRT। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. सिंपल है ये तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस इज 2 बार, एट 2 बार इज सेम एज नाइट्रोजन एट 5 बार। डेंसिटी सेम है 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के ऑक्साइड की 2 बार प्रेशर के ऊपर, जितना कि नाइट्रोजन की 5 बार पर है, तो सीधी सी बात है, पहले इसकी निकाल लो डेंसिटी। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये लगेगा, D इक्वल Pm बाय RT, यार Pm इक्वल DRT कोई भी लगा लो, बात एक ही है, D की वैल्यू निकालो, D इक्वल Pm बाय RT। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब देखो नाइट्रोजन के लिए मैंने डेंसिटी निकाली, तो P प्रेशर उसने दे रखा है नाइट्रोजन के लिए, यस प्रेशर दिया हुआ है 5 बार दिया है। फिर क्या होता है, मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है, R की वैल्यू, R को R रहने दिया, T की वैल्यू, T उसने 0 डिग्री सेल्सियस दिया था। याद रख लेना, कभी भी यहाँ 0 भर दोगे तो क्या आएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, जीरो। है ना, कोई फायदा नहीं इसका। तो डिग्री सेल्सियस में कभी टेम्परेचर मत ले लेना गलती से भी। एक फॉर्मूला मैंने चार्ल्स लॉ का लिखवाया था जिसमें डिग्री सेल्सियस लेना है, क्योंकि उसके साथ में प्लस 273 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो 0 लोगे तो भी प्लस में आ जाएगा, वो उतना ही आएगा। बाकी किसी फॉर्मूला के अंदर सब में
केल्विन, एब्सोल्यूट स्केल को ही यूज करना है। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री नहीं लेना आपको, 273 लेना है, और जब न्यूमेरिकल करोगे अपने आप खुद को समझ में आएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो 5 × 28 डिवाइड बाय आर 273, तो ये अब मैं कटिंग शटिंग करूंगा इसकी। तो नाइट्रोजन के लिए डेंसिटी ये थी, तो मैंने इसको थोड़ा कटिंग शटिंग किया, क्या किया भाई, हाँ, उसके बाद ये वाली डेंसिटी तो मैंने यहाँ ले ली, ठीक है, इस जगह पर ये लिख दिया यहाँ पे। और उसने क्या कहा, ये सब सेम है 0 डिग्री पर ही, कोई दूसरे ऑक्साइड का 2 बार प्रेशर पर, उसका प्रेशर बदल दिया। तो दूसरे ऑक्साइड के लिए क्या लिखूं, P की वैल्यू 2 बार है, M की वैल्यू मुझे पता नहीं, यही तो निकालनी है, मोलर मास। R की वैल्यू सेम रहेगी, टेम्परेचर भी सेम है, तो ये दोनों तो कट गए क्या नहीं कट गए, आमने सामने बराबर रख दिया इनको, क्योंकि उसने बोला था डेंसिटी दोनों की सेम है। अब क्या रहा, M बच गया अकेला, तो 2M इक्वल क्या आ जाएगा, 28 × 5, M इक्वल क्या आ जाएगा भाई, 5 × 14, that is 70 U। क्लियर है बेटा? यस सर। U मतलब यूनिफाइड मास, या फिर आप इसे कह सकते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसे कह सकते हैं 70 ग्राम पर मोल, मोलर मास। एक ही बात है, तीनों चीजें एक ही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, लेकिन ये मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, मोलर मास है 70 ग्राम पर मोल, और मोलिक्यूलर मास होगा 70 U। मोलर मास और मोलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है, ये इतना सही है बस, उसके पीछे ग्राम लगता है, पर मोल लगता है, इसके पीछे सीधा U AMU लगता है। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस A at 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार। 1 ग्राम आइडियल गैस का प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 बार मिला। 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस B, ये B है, इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क, उसी फ्लास्क में उसको घुसा दिया 2 ग्राम को। तो भाई उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, फ्लास्क तो सेम है, तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ना, एट सेम टेम्परेचर उसने सेम रख दिया। प्रेशर बिकम 3 बार, प्रेशर बढ़ गया, तो 2 बार से 3 बार हो गया प्रेशर, मतलब कोई और गैस भले ही डाल दियो, मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए गैस के, बाकी सब कुछ सेम रखा, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ाने पर डेफिनेटली प्रेशर बढ़ जाता है, तो एवोगैड्रो लॉ यूज होने वाला है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मोलिकुलर मासेस, मोलिकुलर मासेस के बीच में रिलेशन बताना है, एवोगैड्रो लॉ को यूज करके या कुछ और यूज करके मोलिकुलर मास में। तो मोलिकुलर मास कहां से आएगा भाई, PV इक्वल nRT में यूज करेंगे, तो n क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय टोटल मास, सॉरी गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। और मोलर मास का अपने को डिफरेंस दिखाना, यानी नंबर ऑफ मोल से ही कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो देखिए कैसे होने वाली है गड़बड़। ए नंबर ऑफ मोल कितने निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना बता रहेगा उसका, 1 ग्राम। यस, ए का 1 ग्राम है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो गिवन मास 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। बी का नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, वो 2 ग्राम है, गिवन मास बाय मोलर मास, दोनों के निकाल लिए मैंने नंबर ऑफ मोल। पी ए का प्रेशर कितना है, 2 बार है ना, जब ए गैस थी तो 2 बार प्रेशर है, टेम्परेचर था 300 केल्विन। पी बी क्या है, बी का जो बी गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा भाई, टोटल प्रेशर में से जो भी फाइनल टोटल प्रेशर निकलेगा अपना, वो कितना है, 3 बार है टोटल प्रेशर। यस, 3 बार में से उसने बताया था, 3 बार में से 2 बार को माइनस कर दो, क्या आ गया, पी का प्रेशर आ गया 1 बार। यस, क्लियर है? यस सर, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है ना, बस ठीक है, तो ये सीधा आ गया पार्शियल डाल्टन लॉ के हिसाब से। अब क्या होगा, PAV, PV इक्वल nRT होता है, तो मैंने PAV इक्वल NART, PBV इक्वल NBRT, दोनों को डिवाइड कर दिया, V से V कट गया, RT से RT कट गया, तो यानी सीधा सीधा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना Na के, N के, नंबर ऑफ मोल के, तो K बीच में होता है, तो K से K कट जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी वही एवोगैड्रो लॉ यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बट मैं एवोगैड्रो की जगह हर जगह पर PV इक्वल nRT को घुसा के जो कट रहा है काट दो, बाकी जो बच गया अपने आप लॉ बन जाएगा, याद करना है, झंझट ही खत्म। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ PA और PB उसने दिया है 2 बार और 1 बार, Na NB का रेशियो निकाल लिया, तो यहाँ पर 2 बार 1 बार, Na क्या होगा, गिवन मास नंबर ऑफ मोल Na के, यानी कि हमने 1/Ma निकाले थे, और NB के क्या निकलेंगे, वो 2/MB निकाले थे, तो उल्टा हो गया 2/MB। यस, क्लियर है? 2 उधर चला गया, तो MB/Ma का रिलेशन, मोलिकुलर मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ B कितना आ जाएगा, वो 4/1 आएगा, या 1/4 कह लो, अगर A/B को करोगे 1/4 आ जाएगा, दैट्स इट।
हाँ भाई क्लियर है ये सम? थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा है। यस बेटा। यस सर। ओके बाकी सब सो रहे हैं मेरे को लग रहा है। हाँ भाई बाकी नो सबको सर। नींद आ रही है? नहीं आ रही? जागते रहो ठीक है। यस सर। बिल्कुल जागना बहुत जरूरी है बेटा, चाहे नींद से हो चाहे किसी भी चीज से। आगे देखिए भाई, इन्होंने कुछ एम बी इक्वल 4 एम ए के इक्वल लगा रखा है। 6 क्वेश्चन देखिए ठीक है। ए ड्रेन क्लीनर ड्रेन एक्स contain small bits of aluminium which react with caustic soda to produce dihydrogen। ड्रेन क्लीनर क्या होता है पता है? ये बाजार में भी मिलता है। यस सर। ओ तो सीवर, जब सिंक जाम हो जाता है तो सीवर, हाँ सीवर की पाइप सिंक वगैरह जाम हो जो उसमें डाल देते हैं ना। उसके अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम, और साथ में होता है रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन। तो ये डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। What volume of the hydrogen dihydrogen at 20 degree Celsius 1 bar pressure will be released when 0.15 ग्राम of aluminium react। वैसे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें पीवी इक्वल एनआरटी यूज होने वाला है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। अगर रिएक्शन याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते। तो फिर क्या करें? तो बताएगा मेरे को क्या करना चाहिए? भाई क्वेश्चन को छोड़ दो, सीधी सी बात, और कर ही क्या सकते हो आप लोग। अब रिएक्शन कैसे याद करें अगर कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो? क्वेश्चन अलग कैसे आएगा अगर आपने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोड्स ऑफ एनसीईआरटी के प्रैक्टिस कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो अगर मान लो गलती से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसकी रिएक्शन आपने नहीं कर रखी, तो वो क्वेश्चन आपका क्या उखाड़ लेगा? एडवांस के टेस्ट में 18 में से 9 क्वेश्चन कर लोगे ना तो भी आप टॉपर्स में आ जाओगे। 18 में से 9 क्वेश्चन अच्छे से राइट अटेम्प्ट है तो 50% क्वेश्चंस भी कर लोगे तो 100% आपका एडमिशन है। तो अगर कोई एक रिएक्शन वाला ऐसा क्वेश्चन आ भी गया एडवांस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे छोड़ सकते हो, बहुत आसानी से छोड़ सकते हो। समझ में आई? लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में दे रखा है और उसकी रिएक्शन भी है, वो भले ही एनसीईआरटी के थ्योरी में नहीं था, ये क्वेश्चन हमने थ्योरी में नहीं किया, ये रिएक्शन हमने थ्योरी में नहीं की, बिल्कुल नहीं की, बट ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो एनसीईआरटी ऐसे ही करवाती है, वो कहती है सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन करोगे वहां भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, लगाते रहो, लगाते जाओ, बस और हो गया, रम जाओ, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना, ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम रटो, समझ रहे हो? वैसे ही मैं बोलता हूँ, भगवान का नाम रटने से पहले ये वाला नाम रट लो, भगवान का नाम। ये भी कुछ, किसी भी चीज का नाम बार बार रिपीट करने से वो हमारे मसल मेमोरी में भर जाता है। जब वो चीज मसल मेमोरी में आ जाती है तो एक अजीब तरह का, ये योगा है, प्योर साइंस है। भगवान का नाम लेने से ही ताकत नहीं आती है, लेकिन उसके अलावा भी ताकत बढ़ती है। पढ़ाई आपकी ताकत बढ़ा देगी, लेकिन ये आधा अधूरा नाम है। भगवान के नाम में कुछ थोड़ी सी बेटर सेंस है, बस इतना फर्क होता है। यस क्लियर है बेटा? यस सर। वो नाम रटने से थोड़ा साइंटिफिक है, हमारे Yes, sir. अलग अलग बॉडी के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पर पावर क्रिएट होती है। कभी उसको रट के भी देखिएगा, ओम की आवाज भी निकालेंगे ना, ओम, दिमाग में वाइब्रेशंस होती हैं, दिमाग में, और वो वाइब्रेशंस आपको हेल्दी बनाती हैं। प्योर मेडिटेशनल योगा है ये, प्योर मेडिटेशन। अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बच्चे हैं और बच्चों को टेंशन होती नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं, आपके पापा को बोलिएगा कि 2 मिनट पापा करके देखो, मम्मी को बोलिएगा 2 मिनट करके देखो, तो मम्मी को शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि मम्मियों को भी थोड़ी सी टेंशन कम होती है। लेकिन जिसको टेंशन बहुत रहती है ना, सारा दिन भागा दौड़ी, काम धंधा, मेल्स जनरली, तो उनको बोलिएगा कि 2 मिनट करके देखिए योगा, मेडिटेशन, आंखें बंद करके और ओम ऐसे करके। तो आपको पता लगेगा, उनको पता लगेगा कि उनकी ना टेंशन एकदम से रिलैक्स होगी सिर्फ 2 मिनट में। मजा आ जाएगा, एक अजीब सा मजा आएगा, अजीब सी वाइब्रेशन, है ना कमाल की चीज। यस सर। लेकिन यस सर। कमाल ये हम उसको फिर भी मानते नहीं है भाई, मतलब मानते हैं, जानते हैं, लेकिन करते नहीं है। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना, पढ़ लो पढ़ लो, क्वेश्चन लगाओ, वैसे मम्मी पापा को आप बोलोगे ना कि पापा योगा कर लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा योग से, ये वाला योग, वो वाला योग, पेट की एक्सरसाइज, वो जो कपाल भाती होता है वो पेट को में वाइब्रेशन तो क्रिएट करता है, वो प्योर साइंस है। वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो क्या होगा, उसके ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे वाइब्रेशनों से, है ना। लेकिन नहीं, हम वो नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि हमें पता सब कुछ है लेकिन हम करेंगे नहीं, अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ करते नहीं है, जैसे आप लोग पढ़ते नहीं हो, क्योंकि ये पता है सबको कि पढ़ने से कुछ ना कुछ कामयाब हो जाओगे। पता होने से कुछ नहीं होता, करने से। दो चीजें हैं दुनिया में कामयाब होने के लिए, पहला कि पता होना चाहिए करें क्या, और दूसरा उसको कीजिए, स्टार्ट इट। तीसरा फिनिश इट, दैट्स ऑल, सो सिंपल इट इज। लेकिन स्टार्ट करना और फिनिश करना ये दोनों काम ही बहुत मुश्किल है। स्टार्ट बहुत से लोग कर लेते हैं, मुश्किल काम है, जैसे आप लोग स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन उसको फिनिश करना मतलब बहुत टाइम लगता है ना, तो कंटिन्यू रहना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो दूसरी स्टेज आती है मुश्किल वाली, कंटिन्यू रहना, कि लास्ट में फिर उसको खत्म करना है फटाफट, बस हो गया। स्टार्ट इट, फिनिश इट, दैट्स ऑल। पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करो, खत्म करो। तो ये है भाई वो रिएक्शन जो आपको याद होनी चाहिए। और ये कैसे याद होगी, अभी क्वेश्चन को देखिए और अभी इसका रट्टा मारिए। भविष्य में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई रिएक्शन आती है तो आपको याद रहेगी। ऐसी और भी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है केमिस्ट्री में, रिएक्शन ही भरी पड़ी है, जो सामने आए वो उसी टाइम याद करो। एक ही बार में अगर आप मुझसे कहोगे कि सर सारी रिएक्शन एक बार लिख दो और हम रट्टा मार लेंगे, कभी नहीं याद कर पाओगे, बता देता हूँ। क्लियर है, ठीक है, और ना ऐसा कहीं मिलने वाला है। तो भी इसको याद कीजिए, एल्यूमिनियम NaOH के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके NaAlO2 बनता है। और ऐसी रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी की होगी पक्के। यस सर, यस सर, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट और जिंकेट का। यस, यस बहुत सर। बढ़िया। तो इस रिएक्शन को हम अलग नहीं कह सकते हैं, बट जिन बच्चों ने 10वीं में ध्यान नहीं दिया था उनके लिए अलग है। तो रट्टा अभी मारिए और इसको याद रखिए, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं आती तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। फिर इसको दूसरा काम है इसका बैलेंस करना। दो एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी दो एल्यूमिनियम बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। NaOH 2 है, यहाँ पर भी Na2 है, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन सबको बैलेंस कर दिया। 2 2 2 2 एंड 3, हाइड्रोजन पर 3 लगेगा, बस सीधी सी बात। यस, क्लियर है, बैलेंस होगी। अब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसने क्या बोला, 0.5 एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, 0.01 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, रिएक्ट करेगा तो कितनी हाइड्रोजन लिबरेट होगी, प्रोड्यूस हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 20 डिग्री पर 1 बार प्रेशर पर वॉल्यूम उसने पूछा है। तो उससे पहले आप ये तो निकाल लें कि हाइड्रोजन लिबरेट कितनी होगी ग्राम में, वॉल्यूम बाद में निकालेंगे। तो देखो 2 एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम होता है एल्यूमिनियम का मोलर मास, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 54, 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितने मोल हाइड्रोजन लिबरेट करता है। 2 हाइड्रोजन में होते हैं 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 ग्राम है, गुना में 3 आ जाएगा, 6 ग्राम, यानी कि वो 3 मोल या 6 ग्राम कह लीजिए। 1 ग्राम H2 रिलीज होती है कब, जब 54 ग्राम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। यस, क्लियर है बेटा। यस सर। Yes, sir. तो हमें कितना करना है, उसने बोला 0.15 करना है, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन से ही आपको पता लगेगा कि कितने से कितना बनता है, ये बैलेंस इक्वेशन से पता लगेगा। अब आपको दिया कितना है, ये इतना दे रखा है, तो इससे आपको क्या करना है, इससे कितना हाइड्रोजन बनेगा ये निकालिए। तो यहाँ देखिए मैंने ये सॉल्व कर रखा ऑलरेडी। 2 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम से 6 ग्राम हाइड्रोजन निकलता है, 1 ग्राम से कितना निकलेगा, 6 डिवाइड बाय 2 × 27.15 से 625 ये निकल जाएगा। और इसको सॉल्व किया हमने। अब देखिए जरा, 2 ग्राम हाइड्रोजन जो होती है वो 1 मोल होती है, हमने टोटल इसके ग्राम निकाल लिए, इतने ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट होगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 1/2 मोल। और जितने मैंने ग्राम निकाले थे जो 1.15 एल्यूमिनियम से बने हैं, तो उतने ग्राम हाइड्रोजन से कितने मोल निकलेंगे, तो ये मोल आ गए, दैट इज हाइड्रोजन इन मोल। यस, क्लियर है। Yes, sir. बस यही निकाला इसने, मतलब हाइड्रोजन के पहले ग्राम निकालिए, ग्राम के बाद मोल बना लो, बस। मोल आपको पता ही है कि 2 ग्राम में 1 मोल होता है। सर क्वेश्चन में पूछा गया था, यही पूछ रहा था उसने पहले तो, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक और चीज लिख रखी है, देखो यहाँ पर PV = nRT, यहाँ पर N की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल उठाइए, 1 बार प्रेशर दिया, 1 बार वॉल्यूम पता नहीं, R की वैल्यू, T की वैल्यू दे रखी है, क्लियर है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कैसे, बैलेंस इक्वेशन से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बैलेंस्ड इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल निकाल लिया हाइड्रोजन के, निकल गए मोल। यस सर। तो इस मोल को अब यहाँ भरना है, बस और कुछ नहीं करना। तो वॉल्यूम आ जाएगा, प्रेशर उसने दिया था 1 बार, वॉल्यूम पूछा था कि उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा हाइड्रोजन का। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का वॉल्यूम की जगह पर मैंने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए। मोल निकलने के बाद मुझे पता मोल यहाँ पे भरने, PV = nRT में, R की वैल्यू, T की वैल्यू पता है, तो मैं उसका वॉल्यूम निकाल लूंगा। समझना, मतलब लास्ट में ये यूज होती है इक्वेशन। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन के मोल निकालने, और ये सारी कहानी मोल कॉन्सेप्ट की है। यस बेटा, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा, इन्होंने ये दे रखा है टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है।
आगे चढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग 9 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 9 लीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। 9 लीटर की फ्लास्क का मतलब आपको वॉल्यूम दे दिया उसने, ठीक है। 3.2 ग्राम मीथेन है, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालिए। प्रेशर एक्सर्ट पूछा है उसने, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो गिवन मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CH4, तो गिवन मास उसका 3.2 ग्राम है, मोलर मास CH4 का, मीथेन का, कार्बन के लिए 12, CH4 है, हाइड्रोजन के लिए 4, 12 और 4 16। यस क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो यहाँ मीथेन का मोलर मास आ गया 16, 3.2 था तो 16 दूना 32 होता है, 0.2 आ जाएगा क्योंकि वो 3.2 था, 0.2 मोल। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास 4.4 उसने दिया था, यहाँ 4.4 ग्राम, मोलर मास 44 है, दोनों को डिवाइड किया 0.1 मोल, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड, उसने बोला प्रेशर कितना होगा, मिक्सचर दे रखा दोनों के साथ, दोनों के नंबर ऑफ मोल पता लग गया, दोनों का टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अब हम कहेंगे दोनों अलग अलग गैसेस है, बेशक, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो अफेक्ट उतना ही करेगा उस गैस पे, है ना। तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल आ गए 0.3, पीवी इक्वल एनआरटी, नंबर ऑफ मोल आपको पता है, आर पता है, टी उसने दे रखा है 27 यानी 300 केल्विन, ये रहा टी 300 केल्विन, ये रहे टोटल नंबर ऑफ मोल, ये रहा आर। अब आर की वैल्यू सोच समझ कर यूज करनी है कि आर आप डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से, डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल सबके पीछे होता है, आर में ये सबके पीछे होता है। तो यहाँ उसने क्या यूज किया फिर, डेसीमीटर क्यूब और एटमॉस्फेयर। डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर में हमारी पॉइंट कितना है, 1/12 वाली वैल्यू है, 1/12 को डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट, तो 0.0821 ये वैल्यू आती है। यस क्लियर है बेटा। वॉल्यूम 9 Yes, sir. लीटर दे Yes, रखा sir. था, तो सब कुछ गिवन हो गया, सिर्फ नंबर ऑफ मोल अलग अलग दोनों गैसेस के निकालने और उसको टोटल करना है, बस यही थ्योरी है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ वही चीज निकाल रखी है मैंने, 1 बार प्रेशर एटमॉस्फेयर में इतना होता है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये किलो जूल पर मोल में या पास्कल मीटर क्यूब में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दे सकते हैं, या फिर जूल को पास्कल मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई। वैल्यूज तीन ही Yes, रहेंगी sir. आर की, लेकिन उनके यूनिट Yes, sir. बदलते रहते हैं, तो यू शुड हैव टू लर्न द ऑल द यूनिट्स व्हिच आर गिवन इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज। सारे यूनिट याद कीजिए, वैल्यू वही तीन रहेंगी। कौन सी तीन, एक तो था 1.98 कैलोरी, Yes, sir. लगभग 2 कैलोरी कह सकते हैं, और दूसरा 8.314 जूल वाली वैल्यू, तीसरा Yes, sir. 0.02821। ये तीन वैल्यूज तो तीन ही रहेंगे, लेकिन उनके पीछे वाले यूनिट बदलते रहेंगे। तो यूनिट सब सारे याद कीजिए साथ में, तीन ही वैल्यू याद करने के लिए बोला था, झंझटों से खत्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल द प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन 0.8 बार प्रेशर के ऊपर 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 0.7 बार प्रेशर के ऊपर इंट्रोड्यूस इन द 1 लीटर ऑफ वेसल। वॉल्यूम बता दिया इसने और लीटर्स दोनों के बता दिए और बार प्रेशर भी बता दिए। तो क्या करें, पीवी इक्वल एनआरटी होता है भाई, पीवी बाय आरटी जो है वो एन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, पीवी इक्वल एनआरटी, एन क्या होता है, पीवी बाय आरटी होता है। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे, प्रेशर हाइड्रोजन का दे रखा है 0.8 बार, वॉल्यूम दे रखा है 0.5 लीटर, ये दोनों रहे, ये रहे, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम। इसके बाद आर और टी की वैल्यू पता है, 27 डिग्री आर तो आपको पता ही है, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल गए। अब उसके बाद में नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, वो भी पीवी बाय आर टी करके, तो इसका भी प्रेशर दे रखा है 0.7 और वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम आर और टी, तो ये 1.4 डिवाइड बाय आर टी, ये 0.4 डिवाइड बाय आर टी, ये दोनों आ गए। यस क्लियर है, ये बात समझ में आई, 0.4 और 1.4। हाँ भाई Yes, समझ में आ sir. गया, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या करें, इंट्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ वेसल। अब आपके पास में नंबर ऑफ मोल है, दोनों को टोटल कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, ये 0.4 और 0.14 को 1.4 और 0.4 को प्लस कर दिया, आर टी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल आ गया। प्रेशर क्या आएगा, पीवी इक्वल एनआरटी होता है भाई, वॉल्यूम 1 लीटर है, एन टोटल नंबर ऑफ मोल आपने निकाल लिए, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, सबको फिल किया, प्रेशर आ गया 1.8 एटमॉस्फेयर। यस क्लियर है, Yes, sir. समझ में आ गया। तो यहाँ अब मैंने इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर रखा है, हाइड्रोजन है, ठीक है, 0.5 लीटर 0.8 बार पर, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 2 लीटर 0.7 बार पर, दोनों को मिक्स आउट कर दिया इसने 1 लीटर की वेसल के अंदर। अब उसके बाद उसने प्रेशर पूछा तो हमने निकाल दिया, दोनों के नंबर ऑफ मोल टोटल कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो यहाँ याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल अलग अलग गैसेस के भी जुड़ जाते हैं। जैसे 2 भेड़ें और 2 बकरी आपके पास, क्या कहोगे, 4 भेड़ें 4 बकरी हैं, नहीं कह सकते,
एक्स और वाई को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। यहाँ दो अलग अलग गैसेस के नंबर ऑफ मोल को जोड़कर टोटल प्रेशर निकाला जा रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल कोई भी गैस है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों के मोल जुड़ जाते हैं, फिर प्रेशर को निकाला जा सकता है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये चीज Yes, याद sir. रखिएगा, आपका दिमाग ये खराब ना करे कि नंबर ऑफ मोल ऐसे कैसे जुड़ गए। तो ऐसे जुड़ सकते हैं, पीवी इक्वल एनआरटी में तो जुड़ सकते हैं, बाकी किसी दूसरी जगह पर ऐसे मत जोड़ देना नंबर ऑफ मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल किसी और चीज में अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी ऑफ द गैस फाउंड 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर लीटर क्यूब कह लीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 बार प्रेशर के ऊपर। व्हाट विल द डेंसिटी एट एसटीपी? एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन कह सकते हैं, सीधी सी बात। तो डेंसिटी क्या होती है भाई? हमें पता है पीएम इक्वल डी आर टी होता है, तो डी इक्वल पीएम बाय आर टी होता है, बस सीधी सी बात। तो D2 बाय D1 उसने डेंसिटी पूछी है, तो D1 हमें पता, मान लो D2 हमें पता करना है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिख रखा, पीएम इक्वल डी आर टी। तो क्या करें? D1 क्या होता है? पीएम बाय आर टी। D2 क्या होता है? पीएम बाय आर टी। लेकिन P2 P1 अलग अलग है, T1 T2 अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर उसने अलग कर दिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो क्या करूँ? दोनों को डिवाइड करूंगा, m और r कट जाएगा, ये भी m खत्म, ये भी r खत्म, ये m खत्म, यार दोनों को जब डिवाइड करेंगे। यस, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. उसके बाद आपको P1 P2 दोनों पता है। P1 क्या है? 2 बार। P2 क्या है? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 एटमॉस्फेयर। 2 बार को एटमॉस्फेयर बना लो या इसको बार बना लो, यूनिट सेम करना पड़ेगा। और टेम्परेचर भी दोनों का दे रखा है। एक का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 यानी 300 केल्विन। दूसरे का कितना है? दूसरा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड कितना होता है? 273 0 होता है। डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों की वैल्यूज पता है, तो इन दोनों का रेशो आ जाएगा ना D1 बाई D2 का। और इसमें इसने D1 दे रखा है, ये लो D1 दिया हुआ, रेशो क्यों निकाल रहे हैं हम? D1 दे रखा है तो D2 की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। तो यहाँ देखिए हमने वही चीज कर रखी है, DM इक्वल DRT, D1 इक्वल PM बाई RT। 5 पॉइंट ये D1 दे रखा था, ठीक है। P प्रेशर दे रखा था, M मोलर मास नहीं पता, पता है? नहीं पता, ठीक है। इसके बाद में R और T, R की वैल्यू नहीं भरी, T की वैल्यू भर दी, तो M इधर से निकाल दिया, इसका M निकल गया, इसका D1 वाले का M निकल गया। दूसरा D2 वाले का, D2 वाले के अंदर भी सेम वही चीज करी, इसके अंदर मोलर मास पता था, यस, PM बाय RT। Yes, sir. 1 बार है और M की वैल्यू कितनी है? मोलर मास। R नीचे से ऊपर कैसे आ गया? अच्छा, R ये रहा, ठीक है, T ये रहा, और इसने T ये रहा M की जगह पर। अच्छा ये रहा M, ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे M भर दिया। ये समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. गैस Yes, तो sir. सेम ही है ना, गैस सेम ही है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा। देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है, चॉइस इज योर्स, व्हिच वन यू वांट टू अप्लाई, यू आर फ्री टू अप्लाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 34.05 ml ऑफ द फास्फोरस वेपर वेट, फास्फोरस के वेपर का वेट है 0.0625 ग्राम, 546 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसको केल्विन बना लेना, 0.1 बार प्रेशर के ऊपर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फास्फोरस? पीवी इक्वल एनआरटी होता है, पीवी इक्वल एमआरटी बाय एम, एम इक्वल एम बाय पी आर टी वी। एम का फॉर्मूला, सीधा मोलर मास निकाल लिया। एम मास गिवन दिया हुआ है, आर, आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर के अंदर 0.0821 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल दी हुई है। टी 546 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में 819 बनेगा। फिर P 0.1 प्रेशर, 1 बार उसने प्रेशर दे रखा है, और V वॉल्यूम, नहीं भाई ये क्या कर रहा है, P इंटू V होना चाहिए, P ये रहा, और V वॉल्यूम कितना है 34, इसको लीटर बना लिया। दैट्स इट। हाँ भाई क्लियर है? तो ये एक हाँ, और yes. ये एक और प्रेशर कहाँ से आया? क्या कर रहा है? 0.1 बार था, ठीक है, इसको एटमॉस्फेयर बनाया, 0.1 ये सर उसने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया, एटमॉस्फेयर बनाया, आर एट ये दोनों अलग अलग हैं, हाँ ये इकट्ठे हैं, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों, और फिर यहाँ वॉल्यूम भर दिया P इंटू V, और आपके पास आंसर आ गया M का। दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस
ठीक है, तो इतना ही करें, आगे करना चाहते हो? सर थोड़ा बहुत है इतना। तो थोड़ा और करा दीजिए, हल्की से और करवा दूं? हल्की से थोड़ा। देखो ऐसा है, Yes, बाकी sir. क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे। इसके 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 मैं करवा चुका हूँ, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबके फॉर्मूले आपको आते हैं, ऐसी ही कहानी है, सारे सॉल्यूशन के साथ है। ऑलरेडी आपके पास डीपीपी के अंदर भेज रखा है ये सिस्टम, ये सारे क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिल जाएंगे। डीपीपी जहाँ लिखा हुआ है ना, डीपीपी या मॉड्यूल, उसके लिंक को क्लिक करोगे, दोनों में मैंने ये बुक्स डाल रखी है। क्लियर है? Yes, sir. सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, खुद कीजिए। और ये 10 क्वेश्चन भी नोटबुक से, पेन से खुद Yes, sir. लगाने हैं, ठीक है? नोटबुक पेन से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन देखकर भी प्रॉब्लम आ रही है, देन उस पर टेंशन नहीं लेने का, वो मुझे भेजने का, सीधा भेज दो, सॉल्यूशन हम आपको लाइव करवाएंगे, नो वरी। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? ये करने के बाद आप मेंस के क्वेश्चन करने के लायक बन जाते हैं। तो मेंस के इसके बाद 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मेंस के उठा लो इसी लेसन के। मेंस के सॉल्यूशन के साथ में भी मैंने आपको बुक भेज रखी है 41 ईयर वाली। उसके बाद में वो 20 क्वेश्चन उठाने के बाद आप एडवांस के लायक बन जाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन, इसी लेसन के 20 एडवांस के क्वेश्चन। अब ये इतना सारा काम, 60 क्वेश्चन एक लेसन के लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। रोज के 5 भी करें तो कितने दिन में? 12 दिन में बस खत्म। और ये न्यूमेरिकल वाले लेसन ही कितने हैं? 5 तो लेसन है सारे, तो 60 क्या 100 भी कर सकते हो। 500 क्वेश्चन लगाने हैं सिर्फ ही, 500 क्वेश्चन जिंदगी बना देगा। उसके बाद में तो थ्योरेटिकल लेसन है, थ्योरी तो पढ़ते रहो, याद करते रहो, उसको लिख के देखने की जरूरत नहीं है। 5 लेसन है ना। हालांकि थ्योरेटिकल भी आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे कुछ लेसन, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक आएगी तो वो लिख के याद करनी पड़ेगी, बट वो बहुत आसान है, एक बार लिखते ही याद हो जाती है, बट लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगी, ये एक प्रॉब्लम है ना। That's all for the today's lecture guys। तो अब मैं क्लास को, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। Anyone have any doubt you can ask me।